वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा की खुसूसी ट्रांसमिशन कायद तुझे सलाम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कायदे आज़म से रिलेटेड कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी शख्सियत को निखारे, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे। तो यकीनन हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने के लिए कायदे आज़म की ज़िंदगी को रीड करना, उसका मुतालिया करना बड़ा ज़रूरी है। तो इस पूरे प्रोग्राम्स के ऊपर जो अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे अज़हर अली आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल सर, हमारे नाज़रीन को आज के मौजू के हवाले से बताइएगा। जी, आज जैसे आपने बताया कायदे आज़म के हवाले से अशरा मनाया जा रहा है। सच पे रोज़ हम मनाते हैं, जी जी, रोज़ इस बात को बयान करते हैं और बहुत से प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं और उनमें से हमारा प्राइम प्रोग्राम कहिए ये बिल्कुल सच सवेरा में कायद तुझे सलाम तुझे के उन्वान से बिल्कुल पूरी सीरीज़ हम कर रहे हैं, दीगर सीरीज़ भी कर रहे हैं और कायदे आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल हमारी खुशकिस्मती के पाकिस्तान के बानी बाबा कौम और हमें लीड करने वाली ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल बेशक, उनकी शख्सियत के औसाफ, उनका आज़म, उनकी विज़न, उनकी इंटेग्रिटी, सच्चाई और एक सबसे बढ़कर इन सब चीज़ों का मजमूआ एक साफ़ सुथरी शख्सियत बिल्कुल पूरी बिल्कुल। दुनिया मान चुकी है। आज जो हमारा मौजू है, जो हम हर रोज़ एक मौजू चुनते हैं, जी जी, वो बहुत अहम है, बुनियादी मौजू है कि कायदे आज़म की पाकिस्तान के बारे में विज़न क्या थी। और एक बड़ा फ्रेज़, बहुत बड़ी फ्रेज़ बोली जाती है कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। बिल्कुल जी तो इस बिल्कुल। पर कुछ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी मेहमानान गिरामी की जानिब जी अगर जी, मेहमानों का जी इंट्रोडक्शन हमारे करवाइए। साथ ऐसे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं जो अपने मौजू पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं और तकरीबन सभी सच टीवी का गोया हिस्सा हैं, क्योंकि हम इन्हें बहुत ज़्यादा दरख्वास्त करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और डिपार्टमेंट हेड भी हैं अपने डिपार्टमेंट के, हिस्ट्री के, कुरानियात के। एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहिबा। आप भी मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और पाकिस्तानियात आपकी ख़ास जिसको कहिए कि मुताले का आपकी जहद भी है और आपका मजमून भी है। हमारे साथ डॉक्टर समीना यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, आप भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और पाकिस्तानियात, हिस्ट्री और तारीख़ आपके जी, अब शोबे हैं। तीनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। तो अपने मौजू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, सबसे अहम मौजू और बाज़ औक़ात इसे कंट्रोवर्शियल भी बना दिया जाता है, हालांकि कायदे आज़म की अपनी तकारीर, पैगामात इतने ज़्यादा हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बनती कि आदमी ये सोचे कि शायद कायदे आज़म के व्यूज़ में क्लैरिटी नहीं थी। वो तो बिल्कुल क्लैरिटी नज़र आती है कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सच टीवी को, सच सवेरा की टीम को, आप सबको इस बात पर हदिया तहनीत पेश करता हूँ कि यूँ तो कायद का तज़किरा हर वक्त, हर जगह, हर मौके पर होना चाहिए, लेकिन ये सच की रिवायत है कि वो पूरा अशरा अपने वजूद के पहले साल से अब तक इसको कंटिन्यू रखे हुए है कि कायद की खिदमात को हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और यकीनन उसकी बरक़ात माशरे पर भी हैं और हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं हम पर भी हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम आज का मौजू जिस पर आबदी साहब आपने फरमाया कि कायद का विज़न क्या था इस पाकिस्तान के लिए। मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हम सब की जेबों में आजकल एक डिवाइस होती है जिसे हम सेल फ़ोन कहते हैं, वो एंड्रॉयड हो, वो कोई किसी भी शक्ल से हो, उसके साथ एक हमें किताबचा मिलता है। जब भी हम नया फ़ोन लेते हैं तो हम उसे ऑपरेट करने के लिए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, बाबा कौम हैं, ज़ाहिर है उनकी ये जो हमें उन्हें बना के दिया है, कैसे चलाना है ये भी वही बताएं। बहुत और उन्होंने एक तो पहली बात, हम उनके अक़वाल पर जाने से पहले
उनकी शख्सियत को देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई कह रहा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो कर रहा हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही बात। सबसे अहम बात कायद की ये है कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, उस पर डेलिब्रेशन करते थे, उस पर अपनी तहकीक करते थे, उसके बाद एक ठंडे तरीके से एक फैसला जब ले लेते थे तो फिर एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। बिल्कुल सही। वो जो उनका तयक्कुन था वो फिर जो भी सूरत हाल बन जाए उसमें वो रहते थे। और ये जो कुरान का उसूल है ना कि सुम मुस्तकिम हो जाओ, तो वो इस्तिकामत भी हमें उनकी ज़ात में नजर आती। दूसरा जो उनका पाकिस्तान के बारे में विजन है वो हम सब के लिए इंडिविजुअली भी है, कलेक्टिवली भी है, एज ए स्टेट भी है। वो ये है कि जो बात की जाए वो अलल ऐलान की जाए, बिल्कुल वाज़े की जाए, बयान की जाए, और जो जिस वक्त बात करने का मौका उस वक्त की जाए। यहाँ पर मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा, कायद आज़म की जो 11 अगस्त 1947 की तकरीर है, वो तकरीर चूंकि बिल्कुल पाकिस्तान बनने के साथ है, लिहाजा वो जिस्ट है, एक खुलासा है जो जैसा पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखना चाहते थे। उन्होंने एक तो जो सबसे अहम बात है जो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के बिल्कुल आउटसेट से हम उसको मद्देनजर रखें, वो ये था कि कायद आज़म ने ये फरमाया कि हमने अपनी सारी दीगर जो आइडेंटिटीज हैं उनसे बालातर, उनसे बुलंद, सबसे पहली प्रायोरिटी के तौर पर ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल सही बात। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको कायद आज़म चाहते थे कि इसको हम इनकलकेट कर लें, हमारे रगो रेशे में जो पहचान सरायत कर जाए वो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहब, तमहीदी बातें बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब डॉक्टर बासित साहब ने की, और उसमें सबसे अहम बात कि कायद आज़म की एक जो उनकी शख्सियत का एक हिस्सा था कि वो पहले सोचते थे, उसका बैकग्राउंड जानते थे और फिर फैसला करते थे। तो पाकिस्तान के बारे में ये हो ही नहीं सकता कि सारी उम्र यानी आधी सदी जो वो काम करते रहे, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ना किया हो। तो एक तो क्लैरिटी थी, और दूसरा बिल्कुल वो ये ख़ुद भी उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया था, और बाकी देश के लोगों को पर भी ये चाहते थे कि मुकम्मल तौर पर अपनी आइडेंटिटी पाकिस्तानी होना बना लें। तमहीदी बातों के हवाले से आप और क्या करना चाहेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह डिटेल में भी जाएंगे। आप सब, अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को तारीख़ के औराक में देखें तो हमें वो शख्सियत जो एक विजनरी लीडर की नज़र आती है वो शुरू दिन से ही हमें नज़र आती है। हमें ज़ाहिर है कायद आज़म की पर्सनैलिटी को जज करने से पहले ये देखने की ज़रूरत है कि विजनरी लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन देखा जाए तो 3 क्वालिटीज़ बहुत क्लियर हैं। एक तो क्लियरिटी, आपके जहन में क्लियर विजन होना चाहिए। सेकंड, आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी। इन 3 असूलों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटीज़ पे, तो डे 1 से लेके और 11 अगस्त 1947 तक अगर हम उनकी शख्सियत का मुताला करें तो मुझे तो लगता है कि वो शुरू दिन से ही ये कह रहे हैं। वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही, वो 1940 के बाद या 45-46 के बाद मुसलमानों की बात तो कर रही हैं, लेकिन इससे पहले क्या कर रही हैं। जैसा बासित साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि लीडर वो है जो खुद अपने अमल से भी ये चीज़ जाहिर करे। और हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो मैंने पहली क्वालिटी बताई, क्लैरिटी कैसे आती है। कोई लीडर, नो डाउट बाज़ करके खुदादाद सलाहियतें होती हैं कि लीडर जो है वो पैदा ही लीडर है, लेकिन ज़माने के हालात और वाक़यात भी उसकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा रुनमा होते हैं, असर अंदाज होते हैं। और यही क्रेडिट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है कि जब वो इंग्लैंड जाते हैं, देखिए वो डेमोक्रेटिक माहौल में रहते हैं। अच्छा, पहले वो उन तमाम चीज़ों को जज करते हैं, और इन तमाम जजमेंट के बाद आप देखिए कि जब वो वापस आते हैं तो वो तमाम वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वही टूल्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एज अ मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एज अ लॉयर है, चाहे वो पाकिस्तान का मुकदमा एक वकील की हैसियत से लड़ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें एक विजनरी लीडर की कायद आज़म पर मुकम्मल तौर पर इहाता करती नजर आती हैं। बिल्कुल।
ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ، قائد اعظم کے ویژن کے حوالے سے ابتدائی کلمات جیسے دونوں شخصیات نے فرمائے، آپ بھی فرمائیے گا۔ میں ڈاکٹر کشور کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گی۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو پیدا ہی عظیم ہوتی ہیں، صحیح۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جد و جہد سے مسلسل تگ و دو سے اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، اور قائد اعظم ان پرسنالٹیز میں سے، ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ بالکل۔ جہاں تک بانی پاکستان کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی نیک نامی اور اپنی جد و جہد کی بنا پر پاکستان جیسا عظیم ملک حاصل کیا۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والا بچہ جو پونجا جناح کے گھر میں پیدا ہوا، ان کے پیدا ہوتے ہی جب لوگوں نے دیکھا ان کو، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ ایک دن بادشاہ بنے گا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ بالکل۔ جب قائد اعظم نے برصغیر میں ایک آزاد مسلم ریاست کا جو قیام تھا وہ ناگزیر تھا مسلمانوں کے لیے، انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک مسلمان اپنی آئیڈینٹی بینگ اے مسلم، جہاں تک ہمارا ایمان ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس کو لے کے جب ہم آگے چلتے ہیں تو قائد اعظم نے اپنی مسلسل جد و جہد، غیر متزلزل عزم و ہمت، سیاسی بصیرت اور اپنی انتھک کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا لینے میں کامیاب ہو۔ جی، بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر باسط صاحب، ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہوئے یہ کافی بات کی جاتی ہے کہ قائد اعظم، 3 چیزیں کہی جاتی ہیں اور اس کو پھر اپنے اپنے خیالات کے مطابق لوگ موڑتے ہیں اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو اسٹڈی کیا تو 3 چیزیں زیادہ کہی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو کہ قائد اعظم ایک سیکولر ملک چاہتے تھے، مکمل سیکولر۔ دوسرا پھر کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ تھیوکریسی وہ چاہتے تھے، اور تیسرا ایک ماڈرن یا اس کو کہہ لیں کہ اب ڈیموکریٹک اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے۔ بہت ساری باتیں کی گئیں لیکن زیادہ تر انہی 3 کے گرد وہ گھومتی ہیں۔ تو آپ ان تینوں کے حوالے سے اپنے ویوز، اور پھر باقی بھی ہم جو ہمارے ایکیڈیمیشنز ہیں ان سے پوچھیں گے کہ قائد اعظم کے اپنے بیانات کی روشنی میں وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو میں اس سارے انالیسس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو بیان کروں، اور اس کے ساتھ ہم پھر اس ڈسکشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، صحیح بات، بہت خوب، بہترین راستہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے پرزم میں دیکھتے ہیں قائد اعظم کو، تو ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو آئیڈیا ہے، ان کا جو ویژن ہے پاکستان کے لیے، وہ ایک میانہ روی کا حامل ہے۔ بالکل بالکل جی۔ یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ 20ویں صدی کا موقع ہے۔ صحیح بات ہے۔ 20ویں صدی تک آتے آتے پوری دنیا نے سیاسی نظام کے حوالے سے مختلف تجربات کر لیے ہیں، بالکل اور جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قائد تجھے اسلام میں ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد۔
नाज़रीन, कायद तुझे सलाम की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे और कायद आज़म की ज़िंदगी से रिलेटेड मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आब्दी साहब गुफ्तगू को आगे डॉक्टर बढ़ाएं। अब्दुल बासित मुजाहिद साहब कायद आज़म के व्यूज़ कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है और पहले सेशन में बहुत खूबसूरत तमहीदी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान ने बहुत सारे तजर्बात कर लिए थे 20वीं सदी तक आते आते, उसमें एज अ होल ह्यूमैनिटी भी और मुस्लिम दुनिया भी, वो सारा जो तजर्बा था वो कायद के जहन में था। और कायद का जो विजन है वो एक, अगर उसे हम एक फ़िक्रे में बयान करें उसको एक्सप्लेन करने से पहले, तो वो एक इस्लामी फलाही रियासत का तसव्वुर था। कोई शक, बिल्कुल सही। अब ये जो वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर हम वेस्ट से आज ले रहे हैं, तो वो तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के दौर में उस मदीना की रियासत में हमें नज़र आ जाता है कि वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर क्या है। आज देख लें, आज दुनिया हमेशा से जो मुख्तलिफ हर दौर में एक मसले को उजागर कर रही होती है और अभी माशी मसला है। तो इस्लाम ने जो ज़कात का और जो खुम्स का हमें दिया है विजन, उसके मुताबिक आप देख लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत में लोग ज़कात लेकर हाथों में फिर रहे होते थे और लेने वाले मौजूद नहीं होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लिहाजा वो उनकी नज़र में था। दूसरा एक तस्वुर ये पाया जाता है, जैसे आपने अपने सवाल के दौरान कहा कि थियोक्रेटिक या सेक्युलर, तो मैंने ये देखा है कायद के अपने इरशादात की रोशनी में, अपने अमल की रोशनी में, वो ये है कि वो अपने आप को इस्लाम के बुनियादी उसूलों के साथ बिल्कुल पैवस्त रखना चाहते हैं और साथ में जो जदीद ज़रूरियात हैं वो एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम चाहते थे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और जो इसकी इस्लामी आइडेंटिटी है वो इस्लामी फलाही रियासत इसको चाहते थे। उन्होंने जो पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, पर्टिकुलरली 1940 के बाद से जो बिल्कुल वाज़े मंजिल को जब आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, तो उसमें हमेशा उन्होंने ये बात की कि हमें इस्लाम की तजर्बागाह के तौर पर ये रियासत चाहिए। बिल्कुल। लिहाजा ये मेरी जो राय है उसके मुताबिक कायद आज़म ने मयाना रवी की बात ज़रूर की है, उन्होंने कभी किसी लादीन रियासत की बात नहीं की। बिल्कुल आप सही और कह रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की है कि वो एक इस्लामी और फलाही रियासत पाकिस्तान जी, को लेकर। वो जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों व्यूज़ या कायद आज़म के हवाले से जो बातें कही जाती हैं वो हमने अपने नाज़रीन के सामने रखनी है, और लेकिन उनके अपने इरशादात, तकारीर, पैगामात की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। और आपने जो ये लफ्ज़ हम जो कहते हैं कि एक तरफ ये डॉक्टर साहिबा सोचा जाता है कि वो एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, तो किसी दानिश्वर ने बड़ा खूब लिखा है किसी जगह कि कायद आज़म ने वैसे तो कहते हैं 1904 में अपना या 6 में सियासी सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि डॉक्टर रियाज़ अहमद भी कल आए थे, उन्होंने जिक्र किया कि 1897 से उन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया था। तो ये एक सदी से, हाफ सदी से, आधी सदी से ज़्यादा है। इस पूरी सदी में कोई एक तकरीर या एक लेटर या एक तहरीर दिखा दे जिसमें उन्होंने सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, ऐसा हमें कोई नहीं मिलता। वो एक डेमोक्रेटिक, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान चाहते थे, जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो एक फलाही रियासत हो इस्लामी नॉर्म्स पर। फरमाइए। देखिए, जहाँ डॉक्टर बासित साहब ने कहा कि वो कायद आज़म की अगर विजन और स्टेटमेंट और उनकी हम स्पीचेस का मुताला करें तो वाकई हमें नज़र आता है कि वो इस्लामिक डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, सोचने की बात है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि वेस्ट में तालीम हासिल की, वहाँ की डेमोक्रेसीज़ को देखी, वहाँ के पार्लिमानी निज़ामों को स्टडी किया, वहाँ पार्टिसिपेट किया, उन डिबेट्स में गए। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुरान का मुताला साथ साथ रखा। जी, कोई इसमें और कई ऐसे एविडेंस जो है कायद आज़म पेपर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पेपर्स में नज़र आते हैं। अच्छा, फिर उनके जो पर्सनल जो लोग उनके साथ रहते थे वो बताते हैं कि कायद आज़म रात को उठकर कुरान का बगौर मुताला करते थे।
ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ करते हैं वो हम उसका प्रचार करें। और ये चीज़ कायद आज़म ने कहाँ से सीखी? ज़ाहिर है, नो डाउट, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें हुस्ना से। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने सामीन के गोशगुजार ये भी करना चाहती हूँ कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से बम्बई वापस आते हैं, तो जब सबसे पहला जो फंक्शन है जिसमें वो शिरकत करते हैं वो ईद मिलादुन नबी है। जी बिल्कुल। देखिए, ये उस शख्स की अकीदत का इजहार है जो कि अभी इंग्लैंड से लौट रहा है और उसे यहाँ के हालात, लेकिन इसके बावजूद देखिए, जिस तरह बासी साहब ने कहा, अभी वो आप फरमाए ना कि लिंकन जिन में जो एडमिशन की ख्वाहिश का इजहार वो भी किया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बल्कि वसल्लम। मैं पढ़ रहा था फातिमा जिन्ना की किताब में लिखा है कि उन्होंने पहले एक और बार का इंतखाब किया था, लिंकन जिन का नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने लिंकन जिन के माथे पे रसूल पाक का नाम देखा लिखा हुआ लॉ गिवर्स में, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इसी में एडमिशन लूँगा। ये फातिमा जिन्ना की अपनी किताब में ये बिल्कुल। अच्छा, फिर ये देखिए कि आप देखिए इवन के उनके जो अपने एडीसी और दूसरे हजरात थे वो खुद कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अच्छा फिर जब लॉयर बैरिस्ट्री शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी वो मियाना रवि को तो रखते ही हैं, रिस्क हलाल पर तवज्जो देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं ना। सवाल है हमारे जहनों में, अगर वो सेकुलर या इस तरह की स्टेट चाहते तो शुरू दिन से ही वो हालात और वाक़यात निशानदेही करते। इसलिए जो मैंने अपने शुरू में कहा कि हालात और वाक़यात ने कायद आज़म पर इफेक्ट नहीं किया, कायद आज़म ने हालात और वाक़यात को इस रुख पर मोड़ा तो वो इस्लामिक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ अपना सफ़र गामजन किया। जी बेशक। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये भी देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की जदोजहद तो हमें बहुत बाद में नज़र आती है, जब माइनॉरिटीज़ की के हकूक़ की बात करते हैं तो वहाँ भी वो इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हैं। और ये चीज़ इक्वालिटी जो है वो मिसाकी मदीना में जो ब्रदरहुड है, मुसावात हैं, उससे हमें भाईचारा है, उससे उन्होंने ये सबक लिया कि वाकई जब हम किसी स्टेट के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ हमने रहकर चलना है और तशद्दुद की पॉलिटिक्स नहीं इख्तियार करनी। और आप उनकी पूरी ज़िंदगी को उठा के देखिए, गांधी, नेहरू, दूसरे लीडर्स तशद्दुद की रास्ते इख्तियार तो करते हैं, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या तो नेगोशिएशंस करते हैं, और कभी मैं आपको ये बताऊं कि हालात वाक़ ज़ाहिर है यहाँ टाइम नहीं कि हम बहुत डिटेल में जाएं, तो पूरी तहरीक पाकिस्तान को देखें तो कहीं तसादम भी है, कहीं मुत्तहिदा हिंदुस्तान भी है, कहीं उनकी कोल में यूनाइटेड इंडिया भी आता है, लेकिन जब वो तमाम टूल्स को यूज़ किया, आखिर में जिस नतीजे जिस तरफ गए वो उन्होंने सेपरेशन जी। और ये हमें वक्फे की जानिब शायद बढ़ना हो, जो आप तमाम दानिश्वरान मौज़म ने गुफ्तगू की, अगर कायद आज़म ने सेकुलर स्टेट ही करनी होती तो फिर पार्टीशन का फ़ायदा क्या था? इंडिया तो पहले ही एक सेकुलर स्टेट समझिए था, और बादशाहों के दौर में, मुग़लों के दौर में वो सेकुलर ही था ना। तो वो जो उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम की डेफिनेशन में हर डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, एक अलग कौम, इनका अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, और वहाँ पर अपना कोड ऑफ लाइफ है, अपनी किताब है, ये भी कहा। तो ये तो वाज़े करता है कि कायद आज़म क्या चाहते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बढ़ना है अभी हमें एक शॉर्ट से ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। कायद तुझे सलाम के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे, और मेहमानों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारे अजीम लीडर, अजीम कायद की बात हो रही है, तो डेफिनेटली हमें बड़े गौर से समझने की और सुनने की ज़रूरत है। क्यों आब्दी साहब? जी जी जी। और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कर रहे हैं। डॉक्टर सबीना यास्मीन साहिबा, वक्फे से कबल हमारे दो माहिरीन ने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में बताया कि कायद आज़म एक
जमहूरी इस्लामी रियासत चाहते थे, जो उनकी 11 अगस्त की तकरीर से भी और 14 अगस्त की तकरीर दोनों से ये वाज़ेह है। और जब जमहूरी इस्लामी रियासत होगी तो लामहला वो एक फलाही रियासत होगी। जी, आपने डॉक्टर किश्वर की बात को आगे बढ़ाते हुए कायद-ए-आज़म पर आज तक बहुत से दानिश्वर, बहुत से मौरख़ीन, हिस्ट्री लिखने वाले ये कहते रहे हैं कि जी कायद-ए-आज़म सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। कायद-ए-आज़म की किसी भी स्पीच में आज तक ये जो प्रोपेगेंडा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जिसमें उन्होंने सेकुलर का लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए यूज़ किया हो। सही बात। हर जगह पे, हर मौका पर, हर पॉइंट पर उन्होंने इस्लामी फलाही मुमलकत का क़याम अमल में लाया जाएगा। और 40 से 47 तक तो पूरी जिद्दोजहद थी इस्लामी पाकिस्तान के फलाही लिए, मुमलकत की। और बार बार उसका जिक्र था। इसमें 3 कौमें आबाद थी। कौम का लफ्ज़ जो था वो मुसलमानों के लिए बहुत पहले यूज़ हो गया था। सही फरमाया। 1857 की जंग आज़ादी से पहले और जंग आज़ादी के बाद जो उसके मुहर्रकात थे, जो असबाब थे, जो वजूहात थी, उसमें उन्होंने क्लियर कट, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 नेशन थ्योरी दी तो वाज़े हो गया कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं, अपने मज़हब की बेस पे, अपने कल्चर की बेस पे, अपनी नॉर्म्स और अपनी वैल्यूज़ की बेस पे। ये कहीं भी हज़ारों साल इकट्ठा रहने के बावजूद इकट्ठी नहीं रह सकती। इंटरमैरी नहीं करते, इंटरडाइन नहीं करते, खाते पीते नहीं, नाम मुख्तलिफ हैं, तारीख मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मुख्तलिफ है, किताबें जो रूहानी किताबें हैं वो मुख्तलिफ हैं, हीरो मुख्तलिफ हैं। हाउ कैन दे कम टू, उनको आप एक कौम का लफ्ज़ दे दें? नो वे। पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बनेगा। और जो अभी डॉक्टर बासित ने इनको इस बात का जिक्र किया कि हम एक ऐसी फलाही मुमलकत कायम करना चाहते हैं, एक ऐसी तजर्बागाह चाहते हैं जहां हम इस्लामी असूलों को आजमा सकें। इसका क्या मतलब है? कहाँ पे इस पे सेकुलर का लफ्ज़ यूज़ होता नज़र आता है? सेकुलर जो 11 अगस्त की तकरीर में उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कह दिया। हाँ, अलबत्ता सेकुलर कहने वाले जो हैं वो शायद उस स्पीच को पूरा पढ़ नहीं पाते। सही बात। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो ये कहते हैं कि मुसलमान आज़ाद हैं, हर बंदा इस कौम, इस मुल्क में आज़ाद है। वो अपनी, हिंदू अगर अपने मंदिरों में जाना चाहते हैं वो अपने मंदिरों में जाएं, मुसलमान अपनी मसाजिद में जाना चाहते हैं मुसलमान अपनी मसाजिद में जाएं, लेकिन ये उनका अपना निजी अकीदों का मामला है। मैं इसको मजहबी रंग नहीं दे रहा। ये बड़े क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा। सब इक्वल हैं। जब आपको मिसाके मदीना की रूह से देखा जाए तो मिसाके मदीना में भी हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन ने ये बात बहुत क्लियर कट कह दी थी कि अक़लियतों को इस शहर में मसावी हकूक़ हासिल होंगे। तो यहाँ भी उन्हीं अक़लियतों का मसला था। जी जी, बिल्कुल सही। बल्कि उनको अक़लियतों को मिला के एक उम्मत कहा गया, और वो कायद-ए-आज़म ने यूज़ किया वो लफ्ज़ उम्मत का पॉलिटिकल सेंस में। एक किताब, एक अल्लाह, एक नबी, एक उम्मत। सही सही। ये उन्हीं की स्पीच के अल्फाज हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? उन्होंने जब ये क्लियर कह दिया कि मैं इसको मजहबी रंग नहीं दे रहा, ये आप किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपका ज़ाती मसला है। बिल्कुल। बात सिर्फ रियासती अमूर की हो रही है, रियासती अमूर को मज़हब या मसलक से कोई सरोकार नहीं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, वो 11 अगस्त की तकरीर मैं जब भी बात करता हूँ तो कहता हूँ कि 11 अगस्त की तकरीर को 14 अगस्त की तकरीर से मिला के पढ़ा जाए। वो उसका एक उसको मुकम्मल करने वाली है। और उसमें रसूल पाक लॉर्ड माउंटबेटन के जवाब में जब उन्होंने कहा कि आप मैं ये कहूँगा कि बादशाह अकबर की रिवायात को सामने रखते हुए और जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं उनसे अच्छा सलूक करें, तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि 14 हमने, बादशाह अकबर तो कल की बात है, हमने 1400 साल कब रसूलुल्लाह से डेमोक्रेसी सीख ली थी। जमहूरी कायद-ए-आज़म ने ये कई दफ़ा ये बात कही कि हमने जमहूरी रिवायात इस्लाम से और कुरान से सीखी हैं, रसूलुल्लाह से सीखी हैं। और फिर एक और बात जवाब में कही, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह की तालीमात की रिफ्लेक्शन फिर पूरी तारीख़ में रही हैं। तो ये तो साफ वाज़े हो रहा है कि वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन इस्लामी रोशनी में, इस्लामी उसूलों की रोशनी में और रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो एक यानी सोशल साइंसेस में, पर्टिकुलरली हिस्ट्री डिसिप्लिन के अंदर ये बात बहुत अहम है कि आप किसी शख्सियत के जब ख़यालात और नज़रियात का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें एक
टोटलिटी में देखा जाता है कि इन टोटो में क्या है। और जो असल में ये दुनिया में हर जगह है और हमारे यहाँ भी है कि जब कोई शख्सियत बहुत बुलंद हो जाती है ना, तो बजाय इसके कि हम उसको फॉलो करें एज अ होल, हम अपने तौर पर अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक चीज़ों को वहाँ से पिक एंड चूज करते हैं, उनकी तकारीर से फिर जी एग्जैक्टली, और अपने मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। असल में तो जो वो खुद कह रहा है उसकी अपनी शख्सियत और उसका अपना एज अ होल पूरा जो लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और ये इंसान की फितरत है और इस फितरत से बड़ी कोशिश करके निकलना पड़ता है, चूँकि कुरान भी कहता है ना कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में। और वो जो इस्लामी रिवायात में तफसीर बर राय की इसीलिए बड़ी मजम्मत की गई है कि पहले से एक नज़रिया है और फिर कुरान पाक की आयत तलाश करते हैं कि हमारा नज़रिया कहाँ पे, यानी अपने आप को बदलने की बजाय हम उस टेक्स्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कुरान को पढ़ें और उस पे गौर करके नतीजा निकालें। तो ये एक, और देखिए कुरान की, जैसे आपने भी बात की, कुरान ने बिल्कुल इब्तिदा में बता दिया कि ये और ये तुम्हारे अंदर खसलतें और क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो तुम कुरान से इस्तेफादा कर सकोगे। बिल्कुल। अच्छा, तो यही मामला है, वही उसूल हम लें तो कायद आज़म के साथ है। कायद आज़म का आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि सिर्फ 11 अगस्त को न लें, 14 अगस्त को भी ले लें, और उसमें ये बहुत वाज़े बयान है। आप देख लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं, और बिल्कुल जिस दिन पाकिस्तान हमारे वजूद में आ रहा है उस दिन बता रहे हैं कि हमने जो ये रवादारी सीखी है, जो बर्दाश्त सीखी है, जो एक दूसरे के साथ रहना सीखा है, ये तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सिखाया है। बिल्कुल। फिर आप ये देखिए कि वो कायद आज़म बिल्कुल वाज़े सोच रखते थे, ये समझते थे कि इस्लाम का एसेंस क्या है, साथ में ये भी समझते थे कि उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है। बिल्कुल सही। यहाँ एक बात और मैं अर्ज कर दूं कि जो इस्लाम के बारे में और उसका जो पॉलिटिकल नज़रिया है उसके बारे में जो क्लैरिटी हमें कायद आज़म के यहाँ नज़र आती है, उसमें इकबाल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस पर हम आगे चल के बात जरूर, ये बहुत अहम मौजू है, इस पे हम ज़रूर गुफ्तगू करना चाहेंगे। डॉक्टर साहिबा, 11 अगस्त की अगर कायद आज़म की तकरीर देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में का जो आइन साज असम्बली है जिसने पाकिस्तान का आइन बनाना है, उसकी जो पहली तकरीर है वही पाकिस्तान का आप समझें कि नज़रिया होगी। और इसीलिए कायद आज़म ने उस तकरीर को में बहुत सारी चीज़ें समेटी। उसमें अगर देखें तो जब हम बात सेकुलरिज़म की करें या थियोक्रेसी की करें तो वो तो बात वाज़े हो जाती है कि इस्लामिक डेमोक्रेसी चाहते थे कायद आज़म, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बाकी चीज़ें भी तो उसकी देखें ना, कायद आज़म ने कितनी अहमियत दी कि ब्लैक मार्केटिंग अगर की तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा या रूह उसकी ख़त्म हो जाएगी, रिश्वत नहीं लेनी, अकरबा परवरी नहीं करनी, आइन को फॉलो करना है, माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना है। तो असल तो ये करने की चीज़ें हैं ना, जब ये करेंगे तो ख़ुद ब खुद वो स्टेट का जो असल चेहरा है वो सामने आ जाएगा। तो उस तकरीर की इन चीज़ों पर भी बिल्कुल तो जी। डॉक्टर किश्वर साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन अभी जो कि बढ़ना है, हम एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा।